नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज अपन जो है वो कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। यानी कक्षा 12वीं की जो किताब है आरो है भाग 2, उसका अपन आज जो काव्य खंड का जो पहला पार्ट है उससे अपन जो है वो 12th क्लास के सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पार्ट से। पहला हमारा जो पार्ट रहने वाला है वो है हरिवंश राय बच्चन का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, वो है कवि परिचय की। कवि परिचय के बाद में अपन जो है वो बात करते हैं उसके पाठ परिचय की, और पाठ परिचय के बाद में जो है वो जो भी कविताएं हमारे यहाँ पाठ में दी गई हैं उन कविताओं की सप्रसंग व्याख्या अपन यहाँ पर करने वाले हैं। यानी एक एक शब्द का अर्थ, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, यानी भाषा की दृष्टि से जो है वो भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन, नाम सुना सुना सा लगता होगा। बच्चन साहब, बिग बी, नाम सुना है ना। तो उन्हीं के ये फादर है कौन, हरिवंश राय बच्चन जी। यानी अमिताभ बच्चन के पिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन। तो याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए शुरू करते हैं। इनका जो जन्म है वो सन 1907 ईस्वी को होता है। कहाँ पर, इलाहाबाद में होता है, ठीक है। प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। यानी अपने चाहे सीबीएसई का सिलेबस हो चाहे आरबीएसई का हो, दोनों में जो है वो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है। तो हमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम सिर्फ कवि परिचय का जो तरीका है वो बदल सकते हैं। कवि परिचय लिखने का जो तरीका है वो अपन यहाँ पर बदल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं वो मेरे ख्याल से जो है वो बोर्ड के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हैं इनकी, एक है मधुशाला जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी है मधुबाला, वो है 1938 में प्रकाशित हुई। तीसरी है मधु कलश, ये भी 1938 में प्रकाशित हुई। फिर है निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती, अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। यानी ये जो सारे अभी अपन ने पढ़े हैं वो सारे के सारे हैं काव्य संग्रह। तो आप इनको लिखते समय ये ध्यान रख सकते हैं, जैसे प्रमुख रचनाएं लिखी, रचनाएं लिखने के बाद में बिंदु डालेंगे काव्य संग्रह, और काव्य संग्रह में या काव्य रचनाएं लिख देंगे तो काव्य रचनाओं में ये जो सारी रचनाएं हैं अपनी उन सब के अपन नाम लिख लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है अगला, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये इनके जो है आत्मकथात्मक खंड अपन कह सकते हैं। आत्मकथा के 4 खंड यहाँ पर हैं, वो कौन कौन से देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनके क्या हैं, 4 आत्मकथा के खंड माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इनके कुछ अनुवाद भी हैं, यानी इन्होंने बहुत सी भाषाओं से जो है रचनाएं, बहुत सी भाषाओं की जो रचनाएं हैं उनका हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया है। यानी वो कौन कौन से देखो, एक तो है हेमलेट, एक है जनगीता, एक है मैकबेथ। फिर है एक इनकी डायरी भी लिखी हुई है, उस डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी, ठीक है। तो ये रचनाएं इनकी रही हैं, और इनका पूरी रचनाओं का संग्रह अगर अपन देखें कहाँ मिलने वाला है तो वो आपको मिल जाएगा बचन ग्रंथावली के नाम से। यानी संपूर्ण जो रचनाएं हैं वो आपको एक ही किताब में मिल जाएंगी, उसका नाम है बचन ग्रंथावली। तो ये जो है वो कितने भागों में बटा हुआ भाई, 10 खंडों में ये प्रकाशित हुआ है। यानी एक साथ प्रकाशित नहीं हुआ, 10 भाग इसके हैं। तो 10 भागों में इनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं वो आपको मिल जाएंगी। चलिए समझ में आया होगा इतना। इनका जो निधन है वो सन 2003 में कहाँ पर होता है, मुंबई में होता है। तो 2003 से आप देख लो लगभग 95 ईयर जो है इनका जीवन काल रहा है, और बहुत अच्छा इनका जीवन काल अपन मान सकते हैं। इनको जो है हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। शायद आगे कुछ अगर परिचय है तो वो और पढ़ लेते हैं, अगर नहीं है चलिए बिल्कुल है, नीचे देखिए, नीचे इनका और भी बहुत बड़ा परिचय दिया गया है। सभी की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो इनकी एक रचना थी जो हमारे समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित भी थी कि पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। कि रास्ते पर चलने से पहले अपने उस रास्ते की जो पहचान है, अपने उस रास्ते का जो परिचय है वो हमें पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिस रास्ते पर अपन जाना चाहते हैं, उस रास्ते का ज्ञान जो है वो हमें पहले ही होना चाहिए। चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई अन्य क्षेत्र से रिलेटेड हो, तो हमें जो है उस रास्ते का पता पहले से होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। सन 1942 से 1952 तक की बात है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से में जो है प्राध्यापक और आकाशवाणी के साहित्य के कार्यक्रमों से ये संबंधित रहे हैं। फिर देखो इन्होंने 1952 के बाद की बात है, विदेश मंत्रालय में ये रहे हैं हिंदी विशेषज्ञ के पद पर। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर ये रहे हैं। दोनों
महायुद्धों के बीच की, पता है प्रथम महायुद्ध कब हुआ था और द्वितीय महायुद्ध विश्व युद्ध की बात हो रही है। तो बीच मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध हताश निराश जो लोग हैं, विकल व्याकुल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान किया है। तो वाणी का वरदान दिया है भाई किसने? हरिवंश राय बच्चन जी ने। यानी जो है उस समय प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था, पता है 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1914 से 18 तक जो है वो प्रथम विश्व युद्ध होता है और 1939 से लेकर 45 तक जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो लोग हताश निराश हो चुके थे, उन सभी को वाणी का वरदान देने का काम किसने किया है? हरिवंश राय बच्चन ने। उन्होंने छायावाद की, देखो छायावाद का युग जो है 1920 से लेकर 40 के लगभग चला था। तो उसकी लाक्षणिक वक्रता के बजाय टेढ़ेपन, वक्रता होता है टेढ़ापन, और लाक्षणिक, अब ये शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा होती है, लक्षणा होती है, व्यंजना होती है, ठीक है। तो लक्षणा जो शब्द शक्ति होती है उसमें जैसे उदाहरण आते हैं अपने, जैसे मान लो लाल पगड़ी जा रही है तो यहाँ पर लाल पगड़ी नहीं जाएगी, लाल पगड़ी पहने हुए व्यक्ति जा रहा है, तो वो होती है लाक्षणिकता, ठीक है। तो वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं कही है भाषा, जैसे लाठियाँ चल रही हैं ये टेढ़ी मेढ़ी भाषा हो गई, इस भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि जो सीधी सादी भाषा है जो जीवन से जुड़ी हुई है और संवेदनशील, सिक्त यानी होता है भरा हुआ, सिक्त यानी क्या होता है? भरा हुआ, संवेदनशीलता से भरा हुआ। गेय शैली यानी ऐसी शैली जिसमें गेय पदों का, यानी जिसको अपन गा भी सकते हैं, ठीक है, राग वगैरह लेके गा भी सकते हैं, मैं अपनी बात कही है। तो ये बात विशेषता किसकी हो गई? जो हरिवंश राय बच्चन जी ने जो रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है और किस प्रकार जो है उनमें संवेदनशीलता है, उनमें उसकी जो शैली है वो किस प्रकार की है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यानी उन्होंने जो कुछ महसूस किया, जो कुछ अनुभव किया, वो सब का सब कहाँ पर मिलेगा आपको? उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाएगा। यानी उसकी जो ईमानदारी है, जैसा उनके जीवन में घटित हुआ वैसी की वैसी उनकी जो ईमानदारी है वो उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। ये जो ईमानदारी वाली इनकी जो विशेषता है, यानी उन्होंने जो अनुभव किया वो अपनी रचनाओं में उन्होंने जो लिखा, ईमानदारी पूर्वक जो लिखा, वही उनकी क्या है? सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। और वो विशेषता के कारण ही हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो अन्य कवियों से अलग हैं, ठीक है। आगे देखिए, मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उमर खयाम का मस्तानापन जो है वो हरिवंश राय बच्चन की जो प्रारंभिक कविताएं हैं उसमें विशेषकर, जैसे कौन सी रचना है? मधुशाला के में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है, यानी एक विशेष अर्थ वहाँ पर प्रकट कर रहा है। उसका जो मस्तानापन है, उसकी जो मस्ती है, वो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो प्रथम रचना है मधुशाला, उसमें उनका जो अर्थ विस्तार है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, मधु शहद से भरा हुआ कलश, अमृत से भरा हुआ कलश है। क्या किसको बताया है? जीवन को बताया है। और दुनिया क्या है उसकी? मधुशाला है, जिस प्रकार शाला कहते हैं भवन को, ठीक है। तो कल्पना साकी और कविता वह प्याला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है जो कवि होता है वो अपनी पूरी तन्मयता के साथ में कविता रचना करता है और उसके मन के जो भाव हैं, अंदर जो भाव अभिव्यक्ति है, वो क्या करता है? उसे पाठक को पिलाने का प्रयास करता है। कविता एक घूंट, जीवन का एक घूंट है। कविता किसके समान होता है? जीवन के घूंट के समान इसको बताया गया है। तो पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। यानी जीवन में जो है वो हमें कड़वाई मिलती है, मिठास भी मिलता है। जीवन जो है हमारे सामने, उसमें कड़वाहट भी होती है, मिठास भी होता है, तो उसको पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी लगन के साथ में उसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो अंततः एक, अच्छा नीचे और है क्या? चलिए, अंततः एक सुखियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, बिल्कुल एक रूखा सूखा सा अपना मन हो जाएगा। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, यानी अपन किसी एक व्यक्ति से प्रेम न करके पूरे संसार के जितने प्राणी हैं उन सब से प्रेम करने लग जाएंगे, अगर हमारे अंदर वो भाव रहता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, और तेरा और मेरा का जो समस्त झगड़ा है वो काफूर यानी गायब हो जाएगा, यानी तेरे और मेरे की जो मन में जो भावना है वो भी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन भी कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि हालावाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं, तो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? हरिवंश राय
बच्चन। ठीक है, तो हालावाद के प्रवर्तक, और यही हालावाद है कि एक व्यक्ति से प्रेम न करके संपूर्ण दुनिया से, संपूर्ण संसार के प्राणियों से एक जैसा लगाव रख के तेरे और मेरे की भावना से परे रहकर जो मन की जो भावना होती है उसी को कहा है हालावादी दर्शन। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। यानी उनकी जो रचनाएं हैं उनका मूल्यांकन करने वाले जो आलोचक हैं या मूल्यांकन करने वाले जो साहित्यकार हैं वो बहुत ही कम मिले हैं। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात माना जाता है। बच्चन साहब का जो कवि का जो रूप है कि वो किस प्रकार के कवि थे, तो उनका बहुत कम जो है वो मिलता है हमें, उसका रूप सबसे विख्यात माना जाता है। ठीक है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन जो आत्मकथा भी लिखी है। आत्मकथा आई थी, अपन ने पढ़ी थी अभी, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय भी मानी जाती है। तो ये हो गया अपना कवि का परिचय। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने पहले ऊपर ही बता दी। ऊपर के बाद में एक दो लाइनें अपने यहाँ इस पैराग्राफ में भी है, तो वो भी आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए अब भी अपन बात करने वाले हैं कविता की कि हमारे यहाँ जो कविता दी गई है उस कविता में क्या बताया गया है, किस प्रकार की भाषा वगैरह का प्रयोग किया गया है, वो सारी बातें अपन जो है यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कविता का जो परिचय है वो पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक कविता दी गई है आत्म परिचय, और दूसरा एक गीत दिया गया है जिसका नाम है निशा निमंत्रण। यानी दो कविताएं हमारे सामने है, एक तो है आत्म परिचय कविता और एक गीत यहाँ पर दिया गया है जिसका नाम है निशा निमंत्रण। चलिए, यहाँ उनकी कविता कौन सी है? आत्म परिचय। गीत संग्रह है निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। अपन दुनिया के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति वैसा है वैसा है, लेकिन खुद के बारे में अनुमान कभी नहीं लगा सकते। खुद को जानना दुनिया को जानने से कठिन कार्य माना गया है। समाज से व्यक्ति का नाता यानी रिश्ता खट्टा मीठा तो होता ही है, पता है भाई। समाज से जो है सभी से अपन एक जैसा व्यवहार नहीं करते, और सभी जो है वो भी हमारे साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। सभी से किसी से हम मीठा बोलते हैं, किसी से हमें कड़वा भी बोलना पड़ता है, किसी के साथ हमारे मधुर संबंध होते हैं, किसी के साथ हमारे संबंध जो है वो कड़वे होते हैं। तो ये जो है वो होता ही रहता है। जग यानी संसार रूपी जीवन, यहाँ पर रूपक का प्रयोग किया गया है कि जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष, बिल्कुल हटकर, ये संसारिक जो जीवन है उससे बिल्कुल हटकर रहना संभव नहीं है। आज अपन चाहकर भी इस संसार के जो रिश्ते नाते हैं उनसे अपन दूर हटकर नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग्य बाण, भाई दुनिया जो है वो हमारे बारे में भला बुरा जो है यानी व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे बिल्कुल दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है। बिल्कुल अपने बारे में कोई भला बुरा कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी अपन जो है वो दुनिया से हटकर नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, क्योंकि उनकी अपनी अस्मिता होती है इज्जत। ठीक है, अपनी पहचान का जो एक उत्स है उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। यानी अपनी समाज में जो एक पहचान है, दुनिया में जो एक उसकी पहचान है, उसकी जो इज्जत है और वह जिस परिवेश में रहता है वही उसकी क्या है? दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है कि उसका रिश्ता किससे किस प्रकार का है, वो उसको ही उद्घाटित करता हुआ आगे चलता रहता है। दोनों में जो है सभी व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व की स्थिति बननी रहती है और उसको ही वह क्या करता है? अपने जीवन भर उद्घाटित करता हुआ चला जाता है, उसको ही वह व्यक्त करता जाता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है। पूरी कविता का सारांश देखो, एक ही पंक्ति में बताया है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह प्रेम का भी है और झगड़े का भी है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। बहुत सारे विरोधाभास है मेरे जीवन में, लेकिन उन सब विरोधाभासों के बावजूद क्या है? मेरे जीवन में सामंजस्य की भावना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उन्मादों में अवसाद, उन्माद जो पागलपन होता है उसमें भी अवसाद यानी दुख है। रोदन में, रोने में भी क्या है? एक राग है। शीतलवाणी में, ये जो पंक्ति दी गई है ये कविता में से ही है, वहाँ पर मैं उसको बड़े विस्तार के साथ में एक एक शब्द को बड़े विस्तार के साथ में वहाँ पर मैं समझाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ मोटा मोटा अर्थ में इसका बता रहा हूँ। शीतलवाणी में आग, कवि कहता है कि वास्तव में मेरी वाणी क्या है? शीतल है। मैं कविता रचना करते समय शीतलवाणी का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी क्या है? एक आग भरी हुई है, यानी मेरे हृदय के जो भाव हैं वो आग के समान लोगों को पीड़ा पहुँचाने वाले हैं। विरोधों का विरोधाभास मूलक, जो विरुद्ध है मेरे, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, उसका भी विरोधाभास मैंने काम में लिया है। सामंजस्य साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी,
व्यक्तित्व में उतर आई है। यानी यही व्यक्तित्व की उसकी पहचान होती है कि हरिवंश राय बच्चन जी का जो है वो व्यक्तित्व किस प्रकार का है। चलिए, कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया में तो हूँ, दुनिया में जी रहा हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, यानी बाजार से गुजरा हूँ लेकिन उसका खरीदार नहीं हूँ। जैसे कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, ये कुछ कहना ही, ऐसे ही कुछ कहना कवि चाहते हैं। ये ठस्सा ही, ये जो उसकी जिद ही है, छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण भी माना जाता है। ये जो उनकी जिद है कि बाजार से तो गुजर रहा हूँ लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं बाजार में जो निकल रहा हूँ मैं उसका खरीदार हूँ, यानी मैं उसका ग्राहक हूँ, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। मैं इस दुनिया में तो घूम रहा हूँ लेकिन इस दुनिया का कुछ ना कुछ मैं हूँ, या अपन में इसका खरीदार जो हूँ वो मैं हूँ या नहीं हूँ, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, किसी असंभव आदर्श जिसको यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है, ये दुनिया से कोई वास्ता भी नहीं रख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको। देखिए कहाँ गया, हाँ, प्रीति कलह का यह जो वितान है, प्रेम और जो घृणा का या अप्रेम की जो भावना है उसका जो वितान है, उसमें जो विरोधाभास की स्थिति है, द्वंद्व की जो स्थिति है, इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहा लोट रहता है निशा निमंत्रण। अब देखो ये बात ऊपर वाली हो गई है, अपनी जो आत्म परिचय कविता है उसकी पूरी बात हो गई है। तो बाकी परिचय जो है वो अपन आत्म परिचय जो पढ़ेंगे तो उसमें अपना सारा जो व्याख्या है उसकी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं निशा निमंत्रण की। तो निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता, प्रकृति है परिवर्तनशील है, हर समय उसमें परिवर्तन होता रहता है, के संदर्भ में प्राणी वर्ग यानी विशेषकर मनुष्य की बात हो रही है कि धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की गई है कि हर समय जो मनुष्य का हृदय जो धड़क रहा है उसके जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तनशीलता है वैसे ही मनुष्य का हृदय भी कैसा है, परिवर्तनशील है। बहुत ही सरल सर्वानुभूति, सारे व्यक्ति जिसका अनुभव कर सकें, बिंब चित्र कह सकते हैं, के जरिए किसी अगोचर जहाँ तक पहुँचा न जा सके, है ना, अगोचर सत्य की रूहानी छुअन, तो रूहानी वो उमर ख़याब वाली रूहानी की वहाँ पर बात हुई है। ठीक है, महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। उमर ख़याम की जो रुबाइयाँ हैं उनका बेहतरीन नमूना जो है वो इनकी निशा निमंत्रण कविता में देखा जा सकता है। ठीक है, किसी प्रिय आलम्बन किसी प्रिय से जुड़ा या विशेष भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर देता है। पता होगा कि अपन किसी से मिलने जा रहे हैं, जैसे अपने पिताजी से है, अपनी माताजी से है, बहुत दिनों तक अपने लग रहे हैं, उनसे जब मिलने जा रहे हैं तो पैरों में जो उत्सुकता है, यानी अपन जाना चाहते हैं, जैसे बहुत दिनों बाद में घर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होती है, अपने मन में क्या होती है, एक उत्सुकता होती है, अपने पैरों की जो गति है वो अपने आप ही बढ़ने लगती है। ठीक है, तो अन्यथा हम शिथिलता, अगर ऐसा नहीं होता तो हम बिल्कुल शिथिल कमज़ोर होते, फिर जड़ता को प्राप्त करने से अभिक्षिप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सांप से ग्रसित हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है, यानी अपने अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो अपन बहुत दिनों बाद में घर जाने के लिए जो हमारे मन में जज्बा होता है, जो जुनून होता है, वही जुनून जो है वो हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी रखना चाहिए, ताकि अपना लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो बिल्कुल भी ना आए, और इसके अलावा जो है वो लक्ष्य प्राप्ति अपन बहुत प्रभावी ढंग से जो है वो तुरंत प्राप्त कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा अपना ना, ये जो परिचय है हो गया है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल हो गया है अपना। अपन ने जो है वो दोनों पाठों के जो दोनों कविताएं हैं, एक कविता है और एक गीत है, उनका अपन ने कविता परिचय भी कर लिया है, इसके साथ में कवि का परिचय भी कर लिया है। कवि के परिचय में कवि का जन्म मृत्यु, इसके अलावा जो है इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, हालावात जो है, और उन्होंने रचनाओं में जो है वो प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की जो कड़ी रही है वो भी यही रही है। तो यहाँ पर यही थोड़ा बहुत इसका करना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत सरल है। अगर आप अच्छे ढंग से याद करते हैं, आप इसको एक कॉपी में उतारिएगा, बिल्कुल सरल ढंग से आसानी से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं साथ साथ में, उन चीज़ों को आप नोट करना और उनको लिखना, तभी जाके वो अच्छे ढंग से याद होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ इसी तरह और भी इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस जो है वो मैं पूरा करवाऊँगा। इसी साल का जो सिलेबस है 10th और 12th भी चल ही रहा है, चलवा दिया, दोनों का साथ में हो रहा है। ठीक है,
तो इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल HSC स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।